दोस्तों, आज के ट्रांसलेशन के इस वीडियो में मैं फिर से बात करूंगी ट्रांसलेशन ट्रिक्स पर, क्योंकि आपके हमें बहुत से कमेंट्स मिले हैं जो पॉजिटिव हैं और आपने ये बताया है कि इस तरह की वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे बात करेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तीन कैटेगरी हमने आपको बताई थी। और कल के वीडियो में मैं नाउन और एडजेक्टिव क्लॉजेस पे बात कर चुकी हूँ तफसील से। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो देख लिया होगा। तो कल जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर एडवर्ब पर भी हम बात करते हैं, यानी एडवर्बियल क्लॉजेस पर या एडवर्बियल यूजेस पर, तो वो बहुत सारा वक्त हमारा लेंगे, क्योंकि एडवर्ब के लिए हमारे पास एक अलग से वीडियो होना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत सारे ये नहीं है कि एक्सप्रेशंस, लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस उसके साथ जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हम एडवर्बियल क्लॉजेस या यूजेस ऑफ एडवर्बियल फॉर्म या सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ एडवर्ब क्लॉजेस में ही मिलती हैं। तो याद रखिए कि जब भी हम किसी सेंटेंस में या रिलेटिव, को रिलेटिव या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्बियल यूज कर रहे हैं, तो वो हमें दिखाता है टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, पर्पस, इफेक्ट। यानी जब एडवर्बियल क्लॉजेस का इस्तेमाल हो रहा है तो वो हमें दिखाएगा वक्त, समय, जगह या स्थान, कोई वजह, कारण या शर्त, किसी चीज से मुकाबला या तुलना, मकसद दिखाएगा, उद्देश्य, और किसी चीज पर असर या किसी चीज का असर दिखाएगा। जुमले शुरू करने से पहले हम एक बार फिर से आपको प्रोनाउन के केसेस याद दिला दें, क्योंकि ये केसेस हमारे लिए ट्रांसलेशन के हवाले से बहुत ज़रूरी हैं कि इन्हें हम बार बार अपने जहन में रखें और इसे याद करें। तो जैसा कि कल के वीडियो में भी मैंने डाला था कि प्रोनाउन है आई, नॉमिनेटिव केस में ये मी बन जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में यू हो जाता है, और पॉसेसिव केस में मी और माइन हो जाता है। वी प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में भी वी रहता है, ऑब्जेक्टिव में अस हो जाता है, और पॉसेसिव में योर और योर्स हो जाता है। यू नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में सेम रहता है, मगर पॉसेसिव में योर और योर्स हो जाता है। उसके बाद ही नॉमिनेटिव में भी ही रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हिम हो जाता है और पॉसेसिव में हिज हो जाता है। शी नॉमिनेटिव केस में शी रहता है, ऑब्जेक्टिव में हर हो जाता है, पॉसेसिव में हर और हर्स हो जाता है। इट नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में इट रहता है, मगर जब हम पॉसेसिव की बात करते हैं तो वो इट्स बन जाता है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया कि बहुत से लोग इट्स को अपोस्ट्रोफी एस के साथ लिख देते हैं, जो कि इनकरेक्ट होता है। तो आप याद रखिए कि जब भी आपको लिखना है विदाउट अपोस्ट्रोफी उसे लिखना है, तो वो करेक्ट फॉर्म समझा जाएगा। दे नॉमिनेटिव केस में भी दे रहता है, और ऑब्जेक्टिव में देम, पॉसेसिव में देयर और देयर्स हो जाता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव एडवर्बियल क्लॉजेस की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की। सबसे पहले हम जुमले देख लेते हैं कि हमने जुमले क्या क्या लिखे हैं। तो सबसे पहला हमने जो सेंटेंस लिया है वो उर्दू में है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगे। हिंदी में है, अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। इंग्लिश में इसका तर्जुमा होगा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अब आप एक बात यहाँ पर जो उसूल है वो ये याद करें कि हमने पहले क्लॉज में और दूसरे क्लॉज दोनों जगह फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया है।
यानी जब दोनों क्लॉजेज में, कंडीशनल क्लॉजेज में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हो रहा है तो हम एडवर्ब क्लॉज का तर्जुमा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रिंसिपल क्लॉज का तर्जुमा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो हमने पहले क्लॉज का तर्जुमा किया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और दूसरे का तर्जुमा हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया है। और यहाँ पर दोनों क्लॉजेज में फ्यूचर टेंस हिंदी में, उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा जुमला भी इसी पर बेस्ड है। अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इसमें भी हमने सेम रूल अप्लाई किया हुआ है, इफ यू रीड यू विल पास। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हमारा जो तीसरा जुमला है वो भी इसी पर बेस्ड है, इसी कंस्ट्रक्शन पर। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, हिंदी में भी सेम है, इफ यू कम आई शैल गो विद यू। ठीक, तो ये हमारा एक रूल हो गया। चौथे सेंटेंस में जो जुमला है वो है अगर तुम पढ़ते तो कामयाब हो जाते, अगर तुम पढ़ते तो सफल हो जाते। इफ यू हैड रीड यू वुड हैव पास्ड। तो और दूसरा भी हम देख लेते हैं जुमला, उसके बाद मैं रूल आपको बताती हूँ। अगर वो यहाँ होता तो वो हमारे साथ जाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। इफ ही वर हियर ही वुड गो विद अस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों क्लॉजेस में ते का इस्तेमाल हुआ है। इसे हम अगर इंग्लिश में कहें तो ये इमेजिनरी है, सेंटेंस को इमेजिनरी कहा जाता है, लेकिन जब हम उर्दू हिंदी ग्रामर में बात करते हैं तो ये कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट कहा जाता है, यानी एक ऐसा जुमला जो कि आपके फैक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी फैक्ट के अगेंस्ट है। अगर तुम पढ़ते तो सफल हो जाते, यानी तुमने पढ़ा नहीं और तुम सफल नहीं हुए। तो जब भी इस तरह के दोनों क्लॉजेस में ता ते ती आए तो एडवर्ब क्लॉज में हर सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये जुमले बहुत आम हैं तर्जुमे के हवाले से। ये एक सिंपल कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर तुम आगरा जाओ तो ताजमहल देख सकते हो। अगर तुम आगरा जाओ तो ताजमहल देख सकते हो, बहुत सिंपल सा जुमला है कंडीशन का। इफ यू गो टू आगरा यू कैन सी द ताजमहल। तो ये सब जानते हैं, इसमें कोई ऐसी ग्रामर की खास बात नहीं है, बस इफ का इस्तेमाल हुआ है, वो हम सब जानते हैं, अगर के लिए हमेशा होता है। अब एडवर्बियल क्लॉजेस में हम कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस पर बात करते हैं और these miscellaneous sentences shows us time, place, comparison और purpose। तो ये हमें दिखाते हैं वक्त, जगह, किसी चीज से मुकाबला या तुलना और हमारा पर्पस या हमारा उद्देश्य। तो नंबर 7 का जो जुमला है वो है जब कबीर यहाँ आया मैं नॉवेल पढ़ रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई काके की या कुछ इस तरह का नहीं मौजूद है, सिर्फ एक कॉमा लगा हुआ है और इंग्लिश में है व्हेन कबीर केम हियर आई वाज रीडिंग अ नॉवेल। तो याद रखिए कि अगर व्हेन के बाद तब के लिए देन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। जब कबीर आया तब मैं नॉवेल पढ़ रही थी। तो याद रखिए कि इस तब के लिए हम यहाँ पर कोई दैट या कुछ इस तरह का कंजक्टर नहीं लगाएंगे या देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ एक हम कॉमा लगाएंगे जिससे मतलब साफ हो जाएगा इंग्लिश में। तो जब कबीर आया
तब मैं उपन्यास पढ़ रही थी। When कबीर came here, I was reading a novel. उसके बाद है नंबर 8, जो हमारा जुमला है वो कंपैरिजन है, मुकाबला है। मैं तुमसे बड़ा हूँ, I am older than you. तो जब ये मुकाबले वाले सेंटेंस हम जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस में देन का इस्तेमाल किया जाता है। I am older than you, I am younger than you, you are smarter than me। तो इस तरह में हम देन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9 का जो हमारा जुमला है वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। हिंदी में वो इतना दुर्बल है कि चल नहीं सकता। तो इतना के लिए हम सो और की के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो याद रखिए, इतना हो गया सो और के हो गया दैट। ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। नंबर 10 का जुमला है, थोड़ा खाना खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बीमार हो जाओ। अब लेस्ट, यहां पर हमने जो इस्तेमाल किया है इंग्लिश में, एक लफ्ज है लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। और लेस्ट के साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल होता है। तो जुमला बनेगा ईट लेस, यानी थोड़ा खाना खाओ, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल इल, यू शुड फॉल इल, तुम बीमार हो जाओ। तो ये याद रखिए कि जब कभी भी कहीं ऐसा ना हो तो आपके दिमाग में फौरन लेस्ट होना चाहिए और लेस्ट के साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल होगा। ईट लेस लेस्ट यू शुड फॉल इल, थोड़ा खाना खाओ कहीं ऐसा ना हो कि बीमार हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 11 का जुमला है, आज मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरा छोटा भाई बीमार है। अब क्योंकि के लिए हम बिकॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल सा सेंटेंस है, आई कैन नॉट कम टुडे बिकॉज माई यंगर ब्रदर इज इल। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में था, अब है ये पास्ट टेंस में, मैं कल नहीं आ सकी या कल मैं नहीं आ सकी क्योंकि वालिद की तबीयत खराब थी, क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब थी। I could not come yesterday because my father was ill। तो यहाँ पर भी because का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद 13 नंबर का जुमला है, मैं कल नहीं आ सकूंगी, फ्यूचर टेंस, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। अब क्या है, I shall not be able to come tomorrow because I have to go out। अब यहाँ पर भी हमने बिकॉज का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक चीज ये है कि आप इस बिकॉज को एज से रिप्लेस कर सकते हैं। ये जुमला कुछ इस तरह बन सकता है, आई वोंट कम टुमारो एज आई हैव टू गो आउट। तो ये हमेशा आपको रूल याद रखने हैं। फिर नंबर 14 का है, हालांकि उसने बहुत मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। हिंदी में होगा, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वो फेल हो गया। तो इसके लिए क्या है, जहां पर हम यद्यपि लगा रहे हैं या हालांकि लगा रहे हैं, वहां पर ऑल्दो या दो का इस्तेमाल होगा। जबकि फिर भी के लिए हम कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एक कॉमा लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि याद रखिए कि जब हम यद्यपि या हालांकि हिंदी या उर्दू में लगा रहे हैं तो उसके लिए ऑल्दो या दो का इस्तेमाल होगा। और फिर भी के लिए हम कोई इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक कॉमा लगा देंगे और मतलब साफ हो जाएगा। तो मैं फिर से जुमला पढ़ती हूँ उर्दू में, हालांकि उसने बहुत मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। हिंदी में, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वो फेल हो गया। तो अब इंग्लिश में दो तरह से मैंने बनाया है जुमले को, एक ऑल्दो के साथ और एक दो के साथ। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, comma, there is no need for any replacement of
फिर भी, he failed और he failed though he worked hard। तो ये दो तरह से जुमले बन जाएंगे। उसके बाद है 15 नंबर का सेंटेंस, जैसे ही उसने ये खबर सुनी वैसे ही उसने मुझे इत्तला दी। हिंदी में थोड़े से हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं जैसे वैसे, और हिंदी में जो ही या त्यों ही। तो ये पेयर्स होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। तो मैंने दोनों का इस्तेमाल किया है। जो ही उसने ये सूचना सुनी त्यों ही उसने मुझे सूचित किया। अब ज्यों ही या जैसे ही कहीं भी आप सुने हिंदी उर्दू में, बस आप खट से एज सुन एज उसका तर्जुमा कर लें। और त्यों ही के लिए कोई लफ्ज नहीं आएगा, वैसे ही के लिए कोई लफ्ज नहीं आएगा, हम सिर्फ एक कॉमा लगाएंगे। तो as soon as he heard the news he informed me। तो जैसे ही, as soon as, जो ही, as soon as he heard the news, उसने ये सूचना सुनी, उसने ये खबर सुनी, वैसे ही या त्यों ही, उसका प्लेसमेंट हमने क्या किया है, एक कॉमा लगाया है, he informed me। तो दोस्तों ये हमारे एडवर्बियल क्लॉजेस थे जो हमने आज किए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने मशवरे हमें भेजते रहें ताकि हमें वीडियो बनाने में आसानी रहे। ऑल द वेरी बेस्ट उन लोगों के लिए जो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रिया।